जी मुस्तफ़ा कमाल साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। थैंक यू जनाब स्पीकर। बजट की स्पीच तमाम तरफ से हो रही है और पिछले 70 सालों से बजट जब भी पेश होता है, बजट पेश करने वाले उसकी तारीफ़ करते हैं, कहते हैं कि बस इससे अच्छा कोई काम हुआ नहीं है। और डेफिनेटली जो लोग ऑपोजिशन में होते हैं वो उसकी मुखालफत करते हैं, लेकिन इस ऐवान में जो लोग बैठे हैं, हम सब लोग, वो बारी बारी इधर भी बैठ चुके हैं और उधर भी बैठ चुके हैं। तो हम सब ने कई दफ़ा कई इस तरह रोल प्ले किए हैं हमने अपने, और आज की ये सूरत हाल ये बता रही है कि हमारे इस रवैये से मुल्क का कोई फ़ायदा हुआ नहीं है। तो मैंने वज़ीर ख़जाना साहब की भी स्पीच सुनी पूरी, फिर मैं ख़ास तौर पर जो पहली स्पीच थी अपोजिशन लीडर की उसको सुनने आया, और तकरीबन 2.25 घंटे की वो स्पीच थी और उसका भी एक लफ्ज़ हमने सुना और कोशिश की कि उसके अंदर से चीज़ें निकालें। उसके बहुत सारे पॉइंट्स थे जो उन्होंने पर्सनल गुफ्तगू की, उन्होंने अल्फाज अदा किए, उन्होंने और बातें की, और मैं उस वक्त इन सारी चीज़ों के जवाबात को लिखता जा रहा था कि इसका ये जवाब है, ये जवाब है, ये जवाब है कि आपने। लेकिन आज जब मैं आज ये आपसे बात करने आया हूँ सवाल में स्पीकर साहब, तो मैंने वो तमाम जो पॉलिटिकल जवाबात थे जो कि काउंटर किए जा सकते थे, उसमें से एक भी जवाब नहीं दे रहा मैं। और जो भी पॉलिटिकल गुफ्तगू है वो उनकी है। हम इस पे जब मैंने सोचा कि इसके सारे पॉइंट्स को, सारे वो टफ बातों को निकाल दिया जाए। मैं आपके सामने चंद गुजारिशात रखना चाहता हूँ आपके तवज्जुह से। तकरीबन 19,000 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया गया और 17,000 तकरीबन 18,000 अरब जो है वो रेवेन्यू बताया गया हमें। FBR के ज़रिए हम तकरीबन 13,000 अरब रुपए हम कलेक्ट करेंगे, ये बताया गया इसके अंदर। और जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो 4,000 अरब रुपए हम तकरीबन कलेक्ट करेंगे। पाकिस्तान पे इस वक्त जो कर्जा है वो 78,942 अरब रुपए है। दिस इज द मदर ऑफ ऑल ईवल। ये जो 78,000 अरब रुपए के हम कर्जदार हैं, ये है इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला। जिस तरह किसी घर पे अगर कोई घर कर्जदार हो, उस घर वालों को परेशान होना चाहिए। तो ये जो सारी लोगों के ऊपर, टैक्सेस के ऊपर, बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर, आम सैलरीड क्लास के ऊपर जितनी भी तलवार चल रही है, वो सारी बात ही यही है कि भाई हमारे ऊपर कर्ज है, हमें इस कर्ज को अदा करना है। लेकिन क्या 78,000 अरब रुपए हम आज कर्जदार हैं, तो हम इसको सोचते भी हैं, सोच भी रहे हैं कि हम ये वाला जो बजट है, इस बजट को पेश करके हम इससे बाहर निकल सकते हैं। मेरा जवाब इसमें नफी में है, क्योंकि ये एक एवरेज किस्म का नॉर्मल बजट है, आम हालात वाला बजट है। इसमें कोई इमरजेंसी वाली कोई सिचुएशन नहीं है। और इस कर्जे का लगता यह है कि सारा कर्जा जो है वो IMF दे रहा है। आम तासुर बाहर रोड पर, क्योंकि IMF का जिक्र बहुत होता है, IMF बैरूनी कर्जा, तो लगता यह है कि सारा पैसा जो है ये IMF से ही आ रहा है, इस 78,000 अरब रुपए का। नहीं, ऐसा नहीं है। इस 78,000 अरब रुपए में से तकरीबन 82% जो अमाउंट है वो लोकल बोरिंग है, हमारा लोकल कर्जा है। और तकरीबन 18% के करीब जो पैसा इसके अंदर है वो IMF का और बाहर का पैसा है। अब इस तकरीबन जो हम इस साल जो कर्ज और सूद की मद में जो हम अमाउंट अदा करेंगे वो तकरीबन 9,775 अरब रुपए, तकरीबन 10,000 अरब रुपए, ऑलमोस्ट 51% ऑफ आवर एंटायर रेवेन्यू हम अदा कर देंगे कर्ज और सूद की मद में।
कोई भी इकॉनमी दुनिया में अपनी आमदनी का अगर 30% से ज्यादा कर्ज की और सूद की मद में अदा करती है, वो नाकाम इकॉनमी है, वो नहीं चल सकती। आप कुछ भी फिगर्स कर लें, कितने भी टैक्सेस लगा लें, तो दिस इज प्रैक्टिकली इट्स अ नॉन स्टार्टर। ये हो ही नहीं सकता। ये है इस पूरे हमारे इस माशी सिस्टम का जो कैंसर है, वो ये है इस वक्त राइट नाउ। तो हम 10,000 अरब रुपए जो है वो हम सूद की मद में देंगे, जो तकरीबन 51% ये बनता है हमारे पूरे इस रेवेन्यू का। इसमें से इस 10,000 अरब रुपए में से तकरीबन 7,303 अरब रुपए 7,303 अरब रुपए हम लोकल बैंकों को देंगे, हम लोकल देंगे और सिर्फ तकरीबन 3,000 अरब रुपए हमें बाहर वालों को देना है। दो और ऐसे मसाइल हैं जो कि पाकिस्तान की इकॉनमी को ब्लीड कर रहे हैं। नंबर 1, जो हमारी SOEs हैं, स्टेट ओन एंटरप्राइजेस हैं, वो हमें ब्लीड कर रही है हमारी इकॉनमी को। सबको पता, शुक्र है कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ये जो कंफ्यूजन थी कि स्ट्रेटेजिक जो हमारी SOEs हैं और कोई एक नॉर्मल SOEs हैं, इनमें ये फ़र्क कम से कम ख़त्म किया है सारा। ये कन्फ्यूजन थी कि भाई स्ट्रेटेजिक SOEs और इंटरप्राइजेस हैं और उसमें कोई उनको कोई इस्तिस्ना है, वो प्राइवेटाइज नहीं होंगे या उनकी ब्लीडिंग जो है वो जारी रह सकती है क्योंकि वो स्ट्रेटेजिक हैं, और दूसरे वो नॉर्मल वाले हैं। शुक्र है कि जो है वो इनकी गुफ्तगू में ये वाली बात अब ख़त्म हो गई, वरना 2 बयानात आ रहे थे गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई कुछ स्ट्रेटेजिक्स हैं और कुछ जो है वो नॉर्मल हैं। एक तो ये है SOEs वाली बात है। फिर दूसरा है कि हम ये जो पावर सेक्टर में कैपेसिटी जो है पेमेंट कर रहे हैं, इसमें 71% 71 पर जो कि पावर जनरेशन है 1 यूनिट, उसमें 71% तो हम सिर्फ कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं और तकरीबन 29 से 30% उसकी ओरिजिनल चार्ज है और उसकी कॉस्ट है। इस साल हमने 1700 अरब रुपए सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट के लिए पावर कंपनीज के लिए हमने रखी है, जो कि हमारी PSDP से भी ज्यादा है। हमारा PSDP अगर जो है वो 1400 अरब रुपए है, तो हम 1700 अरब रुपए तो सिर्फ हम उन पावर कंपनीज को दे रहे हैं कि जो बिजली नहीं बना रहे और उनसे हमारा मुआहदा है और हम उन्हें डॉलर्स में पे कर रहे हैं। डेफिनेटली पाकिस्तान की साबका हुकूमतों ने, जो जिसका PMLN की हुकूमत रही है और हुकूमतें रही हैं, जिन्होंने ये एग्रीमेंट्स किए, मैं किसी की इंटेंशन को क्वेश्चन नहीं करता। मैं ये नहीं कहता कि भाई उन्होंने मुल्क के खुदा न खास्ता खिलाफ ये फैसले किए हों, उस वक्त ये बात ज़रूरी होगी, कर दी होगी बात, लेकिन डेफिनेटली उसके बाद हमारी PTI के दोस्तों की भी गवर्नमेंट आई, वो उसको ख़त्म नहीं कर सके, वो तो कैरी फॉरवर्ड हुआ सारा, और आज ये सिचुएशन है। लेकिन मैं आज ये कहना चाहता हूँ हुकूमत वक्त से कि सिर्फ हमें फिगर बताने के बजाय ये एक एबनॉर्मल सी सिचुएशन है जो कि हमें ब्लीड कर रही है। 1700 अरब रुपए हम देंगे इस साल। जो भी कंपनीज हैं, जिस मुल्कों की कंपनीज हैं, जब हम उनसे इमदाद लेने जाते हैं, उनसे बेल पैकेजेस मांग रहे हैं, उनको, उन मुल्कों को और ताल्लुकात को इस्तेमाल करके हमें कम से कम इनको रिव्यू करना, इन एग्रीमेंट्स को हमें रिव्यू करना चाहिए ताकि हम इस मद में पैसे बचा सकें और इसमें कोई हम बेहतरी ला सकें। ये हमें हर्ट कर रहा है, ये बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा है। जनाब स्पीकर, इस तमाम जो मैंने आपके सामने मंजरनामा पेश किया, ये नॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मल हालात हैं। इसके लिए एबनॉर्मल फैसलों की जरूरत है, इसके लिए एक एबनॉर्मल किस्म के आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस की जरूरत है। ये नॉर्मल बजट से, नॉर्मल पैरासिटामोल की गोली से ये ट्यूमर खत्म होने वाला नहीं है। इस ट्यूमर का, इस पाकिस्तान की मईशत का ये जो ट्यूमर है, इसका इलाज करने की जरूरत है। ये पैनाडोल की गोली से इसके सर का दर्द नहीं जाएगा और इसके अंदर एक रेडिकल सर्जरी की जरूरत है। और उस रेडिकल सर्जरी में जब हम सॉल्यूशंस पे जाते हैं, जब हम अली भाई मैं थोड़ा सा सॉरी वो थोड़ा सा मैं जो है वो, जब हम इसके सॉल्यूशन पे जाते हैं तो हम सिर्फ आवाम के ऊपर, बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर हम चाहते हैं कि भाई इनसे टैक्सेस लेकर ये सारा कर्ज भी उतर जाए, सूद भी दे दें, मुल्क भी चले। ये ऐसा नहीं होने वाला जनाब अली। जनाब स्पीकर, मैं यहां पर अपनी पार्टी की तरफ से इस मंजरनामे को पेश करने के बाद मैं ये मुतालबा करता हूं MKM पाकिस्तान की जानिब से कि पाकिस्तान में फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाए, पाकिस्तान में फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाए।
और उस फाइनेंशियल इमरजेंसी की डिक्लेरेशन के बाद करना क्या है, उसकी इब्तिदा इस हाउस से होनी चाहिए, उसकी इब्तिदा हमारे लीडरान से होनी चाहिए। और मैं बहुत माजरत के साथ, बुरा नहीं मानना है किसी ने, मैं अपनी बात ये नहीं कह रहा कि जी मेरी बात और लोगों की तरह बस ये अक्ल कुल है, मैं जो कह रहा हूँ यही सही है, नहीं, इसके अंदर डिबेट है, बात है। लेकिन हम अपनी पार्टी की जानिब से ये बताना चाहते हैं कि भाई इस मुल्क में आपको माशी एमरजेंसी को डिक्लेयर करना चाहिए, और उस माशी एमरजेंसी को डिक्लेयर करने के बाद ये जो 78,000 अरब रुपए हम लोगों से मांगने जा रहे हैं, आवाम से, उससे पहले ज़रा पाकिस्तान के लीडरान जनाब नवाज शरीफ साहब, जनाब इमरान खान साहब, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब और इस ऐवान में बैठे हुए तमाम MPAs, तमाम MNAs, तमाम सेनेटर्स, फजलुर रहमान साहब और सारे लोग, तमाम जी, सॉरी, अल्ताफ हुसैन साहब जी, बिल्कुल, वो भी आपको बहुत याद आ रहे हैं। एड्रेस द चेयर। तो एक मिनट जी, तो तमाम लीडरान से मेरी ये गुजारिश है कि वो पहल करें, फर्ज करें कि क्या ही बेहतर हो कि ये 78,000 अरब रुपए उतारने से पहले हम सारे मिलकर 1,000 अरब रुपए हम पहले लोगों को दिखाएं कि हमने 1,000 अरब रुपए अपनी जेबों से जमा कराया पाकिस्तान का कर्ज उतारने के लिए। मसलन नवाज शरीफ साहब के पास रायवंड का महल है, इमरान खान साहब के पास बनी गाला है, जरदारी साहब के पास सारे शहरों में बिलावल हाउसेज हैं, तो दे देना सारे एक एक घर जो है वो पाकिस्तान को अतिया कर दें। इमरान खान साहब बनी गाला दे दें, जरदारी साहब एक बिलावल हाउस दे दें, और जो है वो रायवंड वाला घर दे दें, एक अतिया कर दें पाकिस्तान को। और ये हाउस ये जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम ये ऐलान करें कि 25% हम अपनी मिल्कियत जो कि हमारी जायदादें हैं वो हम पाकिस्तान के लिए अतिया करते हैं। तमाम MPAs, तमाम सेनेटर्स, तमाम वुज़रा, तमाम सब लोग 25% हम ये अतिया करते हैं। और ये कोई नई बात नहीं होगी जनाब स्पीकर साहब। भुट्टो साहब ने, अच्छा आता हूं, अच्छा भाई याद दिला, तमाम रिटायर्ड और तमाम बात करने दे, जब बारी आएगी तब जवाब दे दें, बात करने दे, सबको मौका मिलेगा जी, बात की खड़ेंगे आपकी बारी पे। तमाम रिटायर्ड फौजी अफसरान, तमाम हाजिर जर्नैल जिनके पास जब ये रिटायर होते हैं तकरीबन 150 अरब रुपए की प्रॉपर्टीज जो है वो मिलती हैं, 50 करोड़ रुपए ये भी पाकिस्तान को अतिया करें तमाम। और ये सब लोग जर्नैल्स, सियासतदान, पॉलिटिशियन, ये सब मिलकर 1,000 अरब रुपए पहले इस 78,000 अरब के कर्ज को अदा करने के लिए जमा करके दिखाएं। उसके बाद इस आवाम से बाहर जाकर लोगों से बात करें, सर अगर हमने ये कर लिया, अगर हमने ये करके दिखा दिया, खुदा की कसम पाकिस्तान के लोग इतने गुयूर हैं कि वो अपने कपड़े बेचकर भी पाकिस्तान के 78,000 रुपए पूरे कर देंगे। हम 1,000 अरब रुपए तो अपने पास से निकालें, 1,000 अरब रुपए अपने पास से जमा करें। पाकिस्तान के लोग ये 78,000 अरब रुपए अपने पेट को काट कर अपनी जायदादों को बेचकर आपके हवाले करेंगे। उनको नजर आना चाहिए कि जो लोग हमसे टैक्स मांग रहे हैं, जो लोग हमसे पैसे मांग रहे हैं, वो उनके एक्शन मस्ट स्पीक लाउडर देन वर्ड, वो खुद भी कुछ कुर्बान कर रहे हैं। उनको ये नजर आना चाहिए। जब उनको ये नजर आ जाएगा, ये पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान के लोग, इनके पास आज जो कुछ है, ये पाकिस्तान को इस मदर ऑफ ऑल इविल जो कि हमारे पास 78,000 अरब रुपए का कर्ज है, जिससे मुल्क बिल्कुल बहरान का शिकार हो गया है, इसको वो निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। मैं इसके आगे आपसे ये भी कहना चाहता हूं सर कि ये बात कोई नई बात नहीं है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने
नेशनलाइज कर दी, नेशनलाइजेशन की पॉलिसी लेकर आए। लोगों की गाड़ियां, लोगों की फैक्ट्रियां, लोगों के घर, स्कूल, कॉलेज नेशनल, मुल्क में ऐसे हालात होंगे? नेशनलाइज कर दिया, ले लिया उनसे। मैं तो जबरदस्ती नेशनलाइज करने की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो वॉलंटियरली कह रहा हूं, मैं तो वॉलंटियरली नेशनलाइज कर दें और कोई भी गरीब नहीं होगा इसमें से। ना तो मियां साहब गरीब होंगे, ना जरदारी साहब गरीब होंगे, ना इमरान खान साहब गरीब होंगे, ना ये पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग 25-25% अपनी तमाम जायदादों में से दे दें, ये भी गरीब नहीं होंगे। और इसी मुल्क से कमाया है, क्या मसला है, दोबारा कमा लेंगे। भाई इस दूध देने वाली गाय जो कि मर रही है, खुदा न खास्ता, इसका दूध और निकालने के लिए, इसका गोश्त खाने के लिए इसको खिलाएं तो उसको जिंदा तो रखें कम से कम। तो लोगों के पास बाद में जाएं, अपनी अपने घर से शुरुआत करें क्योंकि लोगों की वजह से आज हमारे ऊपर ये 78,000 अरब का कर्ज नहीं है, ये इस ऐवान में बैठे हुए लोग और हुक्मरानी पर बैठे हुए लोगों की पॉलिसीज की वजह से। वो मैं सही गलत की बात नहीं कर रहा, लेकिन आज जो कुछ है ये इसी मुल्क के चलाने वालों की वजह से लोगों के ऊपर ये कर्ज है ना, लोगों के ऊपर ये अजाब आया हुआ है। तो हम अपनी तमाम गलतियां जो भी हुई हैं माजी में, जिससे भी हुई हैं, कोई भी बरी जिम्मा नहीं है यहाँ पर। हम अपनी तमाम गलतियों का इजाला जो है वो लोगों से, गरीब आदमी से ही क्यों मांगते हैं? ये आप कितना ही अच्छा बजट, अच्छे नंबर दे दें, आप अगर अपने अमल को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई नई चीज करके नहीं दिखाएंगे, लोग आपको ये टैक्स देने वाले नहीं, लोग वैसे ही मर रहे, खुदकुशियां कर रहे हैं। अब टैक्स नहीं देंगे आप क्या करेंगे? अच्छा फिर आप देते क्या उनको, जो लोग जिनसे आप टैक्स मांग रहे हैं? पीने का पानी, जैसे जिस शहर से मेरा ताल्लुक है, पीने का पानी हम 99% खरीद कर पीते हैं। हम जो है वो स्कूल जो है वो सरकारी स्कूलों में अपने बच्चे भेज नहीं सकते, हम जो है वो सरकारी अस्पताल में अपने बच्चों का इलाज कर नहीं सकते, सिक्योरिटी का इंतजाम हमने खुद करना होता है। एक चीज भी गवर्नमेंट तो नहीं। आपके 17 मिनट हो चुके हैं जी, 10 के बजाय मुझे उन्होंने कहा था कि हमारी पार्टी का कुछ एक्स्ट्रा टाइम दे दीजिए, तो प्लीज वाइंड अप कीजिए। वो आप मेरी पार्टी के टाइम में से टाइम काट लीजिएगा प्लीज। जी वो तो काट लूंगा, मगर थोड़ा सा मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। दिस इज नॉट जस्ट सेक ऑफ द स्पीच, मैं नहीं कर रहा सर, मेरी कुछ गुजारिशात हैं और वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी। तो हम लोगों को पानी दे नहीं रहे, लोगों का इलाज कर नहीं रहे, स्कूलिंग दे नहीं रहे, हम बिजली दे नहीं रहे, हम सिक्योरिटी दे नहीं रहे। तो भाई ये रियासत की जिम्मेदारी है, जब जो रियासतें ये देती हैं वो टैक्स मांगती हैं, जब हम ये दे ही नहीं रहे, जब हम ये उन्हें दे नहीं रहे, तो हम उनसे लेने की बात क्या करें? और हमें इस माशी इमरजेंसी को लागू करना चाहिए और यहां से शुरुआत करनी चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा मसला सर ये है कि हमने इस साल जो है वो तकरीबन 7,000 अरब रुपए लोकल बैंक्स को कर्जा सूद और कर्ज में वापस करना है। मेरा ये मुतालबा है हुकूमत से कि एक साल के लिए इस इमरजेंसी की, जिस तरह से आपने कोरोना में आपने लॉकडाउन करके एक हंगामी सूरत क्रिएट कर दी थी, इसी तरह से इस माशी सूरत हाल को एक इमरजेंसी डिक्लेयर करके आप एक साल के लिए मुकामी, आप भले फॉरेन में जो आपको देना है वहां पर आप जो है वो उसको दें वो, लेकिन जो लोकल बैंक्स को आपने 7,000 अरब रुपए देने हैं, वो इस साल उन्होंने बहुत कमाया हुआ है, वो इस साल ना दें, इमरजेंसी लगाएं और उस 7,000 अरब रुपए को आप इंडस्ट्रीज को जो कि बंद हो रही हैं या बंद होने वाली हैं उनको पंप इन करें, ये पैसा वो 7,000 अरब रुपए उनको दें ताकि आपकी मैशत जो है वो आगे चले। इसी तरह से और सर बात आ जाती है सूद की। सर मैंने वजीर खजाना साहब की तकरीर सुनी है, मैंने तकरीबन 2.25 घंटे की जो तकरीर जो है वो उमर अयूब साहब की सुनी है। इसमें कहीं से भी एक जुमला नहीं है कि भाई हम इस पाकिस्तान के आर्टिकल 38F के तहत हम सूद के निज़ाम को ख़त्म करने के लिए कोई पहला कदम भी उठाने के लिए तैयार है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था PTI के दोस्तों से कि भाई ये तो रियासत मदीना के मानने वाले और उसके पैरोकार और उसकी प्रोपेगेशन करने वाले लोग हैं ना, इस रियासत मदीना के मानने वालों को तो कम से कम अल्लाह और उसके रसूल से लड़ाई जो है वो बंद करनी चाहिए। मैंने पहले भी इस ऐवान में बताई थी, मैंने कुरान की 2 आयतें सूरह बकरा से कोट की और मैंने कहा कि जिसका मफहूम था कि अल्लाह कह रहा है कि वो सूद को मिटाएगा और सदकात को जारी करेगा। मेरी इकॉनमी सूद के ऊपर है, अल्लाह कह रहा है मेरी इकॉनमी को मिटाएगा। हम
कितनी ही इकदामात कर लें, हम अल्लाह से नहीं जी सकते। फिर अल्लाह आगे कह रहे हैं कि अगर तुम नहीं मानोगे, मफहूम इसका अर्ज कर रहा हूं, तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग है। नाउजुबिल्लाह, अल्लाह और उसका रसूल ये जंग हमसे पाकिस्तान में आकर हार जाएगा? वो नहीं हार सकता ये जंग इस पाकिस्तान में आके। कोई पहला कदम तो उठाते हम। जब अल्लाह कह रहा है कि वो हमसे जंग करेगा सूद के निजाम में, हम एक लफ्ज अदा नहीं करते। 2022 से शरीयत कोर्ट का फैसला आया हुआ है, आज उसके 5 सालों में ये खत्म होना था, एक लफ्ज उसके ऊपर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मैं इसी हवाले से सूरह आल इमरान की आयत नंबर 130 में सूद की हुर्मत बयान करने के बाद अगली आयत में हुर्मत सूद का हुक्म ना मानने वालों को काफिर कहा गया है सर। और मैं आपके सामने ये कोट करता हूं, मैं उसका तर्जुमा पढ़ता हूं। ए ईमान वालों, कई गुना बढ़ा चढ़ाकर सूद मत खाओ और अल्लाह से डरो ताकि तुम्हें फलाह हासिल हो। और अगली आयत है, और इस आग से डरो जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। सर मतलब एक जुमला नहीं है कि भाई हाँ हम कोशिश करेंगे, एक दिन की बात। अच्छा फिर सूद, भाई आप IMF को चलो अभी आप मना नहीं कर सकते, ये जो लोकल बैंक्स को आप 7,000 अरब रुपए दे रहे हैं, इनको तो आप रोक सकते हैं, इनसे तो आप बात कर सकते हैं। ये सूद का निज़ाम हमारे यहाँ जब तक चलेगा, हम जितनी भी अच्छी स्पीचेस कर लें कि हम अल्लाह को राजी करें, अपने साथ खड़ा करें, सर उनसे अल्लाह से हम IMF को नाराज नहीं कर पा रहे। पूरा बजट जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ये बताकर पेश किया कि ये IMF से अलाइंड है। हम IMF से अलाइंड हैं क्योंकि वो हमारे पैसे बंद कर देगा। हम अल्लाह से अलाइंड होने की बात नहीं कर, अल्लाह को बाद में मना लेंगे, पहले IMF को मनाते हैं। IMF को हमने मना रखा है, अल्लाह को मनाने की हम जो है वो बात हमें करते हुए थोड़ी सी जो है वो हमें डर लगता है इस हवाले से। सर ओ भाई आप तो खामोश हो जाओ, आपके फेवर में बोल रही है यार। आप तो एक मिनट, आप लोग ना बोलें प्लीज। जो भी एड्रेस द चेयर, हमने वाइंड अप कीजिए। हमने यहाँ पर सर जिक्र होता है कि हर कोई खड़े होकर क्लेम करता है कि हमने कराची में अमन कर दिया। सर कराची में अमन जो है वो कहते हैं 2016 में अमन हो गया, ऐसे हो गया वैसे। रियासती इदारे भी कहते हैं और हुकूमतें भी कहती हैं। 30 सालों से आप आर्मी ऑपरेशन कर रहे थे कराची में 1992 से, तो अमन अगर कायम करना होता तो कर लेते अमन कायम। आपसे स्ट्रीट क्राइम तो कंट्रोल हो नहीं रही, आप कहते हैं आपने अमन का। कराची का अमन कराची के नौजवानों ने कायम किया है। 2016 में 2003 मार्च 2016 में जब वहां पर सच बोलने की सबसे छोटी सजा मौत थी, तो मैं और अनीस कायम खानी हमने वहां पर आकर रॉ के खिलाफ वहां पर स्टैंड लिया और हमने लोगों को, जो नौजवान थे जिनके पास कोई रास्ता नहीं था, हमने उनको रास्ता दिखाया। फिर ये जो आज MQM है, पूरी MQM, इसने ये केस। मुस्तफा कमाल साहब, थैंक यू। नहीं, अब बहुत ज्यादा आपका तो टाइम भी तकरीबन खत्म हो चुका है, पूरी पार्टी का भी नहीं। बस करें ना, अब तो 24-25 मिनट के पास पहुंच गए। 1 मिनट, 2 नहीं, 1 मिनट। कराची का अमन, ये आज जो MQM आपके सामने है, ये केस स्टडी है पाकिस्तान के लिए कि हमने अपने लीडर को छोड़ा है पाकिस्तान जिंदाबाद के लिए, और कराची के नौजवानों को जो कि गलत रास्ते पे थे, आज वो नौजवान कोई हथियार उठाने के लिए तैयार नहीं है, कोई गलत काम करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कुर्बानियां दी हैं, उन्होंने कुर्बानी जब जाकर आज ये अमन आया है। और सर हमारे पास 950 लोग लापता थे आज रियासती इदारों का, और हमने एक भी माँ और उसकी फैमिली के साथ हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। 750 लापता लोग बाजियाब हुए अल्हम्दुलिल्लाह, 750 लोग इस 6 सालों में। लेकिन आज भी 107 लापता लोगों की लिस्ट मेरे सामने है। कराची के नौजवानों की 107 लापता लोगों की लिस्ट हमारे सामने है। हम रियासत को गाली नहीं बकते, हम रियासत को बुरा भला नहीं कहते, हम एजेंसियों के खिलाफ बात। और हमने वो जो नौजवान वापस भी आए, उनमें से एक की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी की को शक्ल नहीं दिखाई। ये केस स्टडी है क्योंकि हम पाकिस्तान के रियासती इदारों और पाकिस्तान की कदर करते हैं, पाकिस्तान को हम इंटैक्ट रखना चाहते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है रियासत से, पाकिस्तान से, हुकूमत से, कि ये 107 लोगों को भी
रिहा किया जाए, इनको बाजियाब कराया जाए। ये 7 साल 8 सालों से ये 7 साल और इसके डॉक्यूमेंट को जो थैंक यू मुस्तफा साहब, काम आपका तो पूरी पार्टी का टाइम खत्म हो गया। करें, वाइंड अप कीजिए मुस्तफा कमाल साहब। सर प्लीज आप सर ये जो पीटीआई के हजरात अपनी दर्द भरी कहानी सुनाते हैं, ये हो गया वो हो गया, ये हो गया वो हो गया, सर ऐसा लगता है कि पहली दफा ये सब कुछ हो रहा है। मैं रिकॉर्ड पे कहता हूं कि जो इनके साथ हो रहा है, इतना हल्का हाथ तो पाकिस्तान में किसी पार्टी के साथ नहीं रखा गया। इतना हल्का हाथ किसी पार्टी के साथ नहीं रखा गया। ये हनीफ अब्बासी यहाँ बैठे हैं। हनीफ अब्बासी को एक हफ्ते पहले एफेड्रीन में जो है वो बंद कर दिया गया। इनमें से किसी की गाड़ी में हेरोइन नहीं रखी गई। राना सनाउल्लाह की गाड़ी में हेरोइन रखी गई है। राना सनाउल्लाह की गाड़ी में हेरोइन रखी गई है। सर ये इनको थोड़ा सा इनको, और अब ये कह रहे हैं तो मैं बताता हूँ। अब इनका जो वो कह रहे हैं तो बता रहा हूँ सर, ये हमने हमारे 92 के ऑपरेशन में हमारे लोगों को हमारी खवातीन ने जनाजे उठाए। इनका एक भी आदमी लापता नहीं है। हमारे 900 लोग लापता हैं। आज भी मैं लिस्ट दे रहा हूं। आज भी 8-8 सालों से लापता लोगों की लिस्ट दे रहा हूं। हमारे सारे के सारे MNAs MPs को उन्होंने 93 में, 96 में, 97 में जेलों में रखा है हमारे। और आज हमारे पास शोधा कब्रिस्तान है, 25,000 लोग शहीद हुए हैं। इन्होंने उसको नहीं देखा। मैं नहीं चाहता कि अल्लाह ना करे कि इन पर वो वक्त आए। अल्लाह ना करे कि इन पर वो वक्त आए जो हमने वो वक्त देखा है। लेकिन इनको सर जब ये कमेंट पास करते हैं, इनको ख्याल करना चाहिए कि लोगों की मेमोरीज जो है वो इतनी विविड नहीं है। जी ठीक है। सॉरी, क्या कह रहे हैं? थैंक यू मुस्तफा साहब, मुस्तफा कमाल साहब, थैंक यू मुस्तफा साहब, थैंक यू। नहीं बस थैंक यू। एक आधा मिनट। आखिरी बात सर ओपोजिशन लीडर साहब ने की, उसका आधा ही हमें दे दें सर। आप ओपोजिशन लीडर नहीं है ना, तो सर हमें जो है वो उसका आधा दे दें सर। आप बात, उनका टाइम उनको मिलेगा, आपको मिलेगा। सर प्लीज जी। आप चाहते तो बन जाते। सर कराची इस पाकिस्तान को इस माशी दलदल से निकाल सकता है। कराची को खुदा के वास्ते इस पूरे बजट में नए शहर बनाने की कोई बात नहीं है। सिटीज मेक्स कंट्री रिच। आप नए शहर बनाएं, और जो एग्जिस्टिंग शहर है जो आपको 68% रेवेन्यू कमा कर देता है, सिंध की आमदनी का 98% कमा कर देता है, उस शहर पर खुदा के वास्ते नजरसानी की जाए। उस शहर को आप जो हम अपने पास नहीं रखते अपना पैसा कमा कर, हम पूरे पाकिस्तान को बांटते हैं। अगर आपको इस IMF के चुंगल से निकलना है तो IMF इस पाकिस्तान को या कर्ज वाले इस पाकिस्तान को नहीं निकाल सकते। कराची पाकिस्तान को इस माशी बदहाली से निकाल सकता है। कराची पे तवज्जो दीजिए, कराची को के साथ जो है वो सलूक अच्छा कीजिए। कराची पूरे पाकिस्तान को इस माशी बदहाली से निकाल सकता है। वी हैव गॉट। थैंक यू।